नाउ भारत भारती क्या करना चाहती है, तो हम लोग एक कॉर्डियल रिलेशनशिप चाहते हैं कि जितने भी सिटीजन्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, आपका कास्ट क्रीड क्या है, लेकिन एक दूसरे के साथ हार्मनी के साथ हम जी पाए। हम लोग ये चाहे कि हमारे जितने भी नेशनलिज्म है ये हमारा बेसिक सोर्स ऑफ एक्टिविटी होना चाहिए, इसीलिए हम लोग भारत माता की आरती करते हैं। और फंडामेंटली अगर मुझे बॉटम लाइन कहना है तो भारत भारती के अंदर हम ये चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस मंत्र को हम लोग चरितार्थ करने की एक कोशिश कर रहे हैं। सो भारत भारती को अगर मुझे लार्जर पिक्चर में कहना है तो मैं कहूँगा हम लोग राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं। अब राम राज्य क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सो जब कभी आपको ये लगता है कि मेरे पास जो है वो सफिशेंट है और अब मुझे किसी को मदद करने की ज़रूरत है, वो राम राज्य है। तो रावण राज्य क्या होता है? तो जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो है वो सफिशेंट नहीं है, मुझे और चाहिए और किसी और के पास से मुझे चाहिए, तो वो रावण राज्य है। राम राज्य के अंदर हम इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि हम लोग कैसे किसी को हेल्प करें, हमारे परिवार को, हमारे आसपास के लोगों को कैसे हेल्प करें, हैप्पी रखें, उन्हीं प्रॉस्पेरिटी को देखें। और रावण राज्य में ये होता है कि किस तरह से किसी और को डिस्टर्ब किया जाए, वो अच्छा भला खुश रह रहा है तो उसकी लाइफ में कैसे टेंशन्स क्रिएट किए जाए, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रावण राज्य। राम राज्य के अंदर हम हमेशा दूसरों को हेल्प करते हैं, अपने आजू बाजू के लोग हो सकते हैं या हमारे जान पहचान वाले हो सकते हैं। रावण राज्य के अंदर हम जेलसी की वजह से, अगर किसी का ग्रोथ हो रहा है, किसी का डेवलपमेंट हो रहा है, किसी ने बात की थी हमारे क्रैब जैसे जो पैर खींचने की आदत है, वो रावण राज्य को रिप्रेजेंट करता है। राम राज्य के अंदर हमेशा हम किसी को देने का, किसी को हेल्प करने का और सपोर्ट करने की बात करते हैं। और रावण राज्य में हम सिर्फ अनरेस्ट, प्रॉब्लम्स एंड तकलीफ क्रिएट करने की ही बात करते हैं। सो ओवरऑल इफ आई से कि राम राज्य इज समथिंग लाइक क्रिएटिंग अ सेटिस्फाइड एंड अ हैप्पीनेस सोसाइटी बाय एंड लार्ज। नेक्स्ट, अगर मैं भारत मतलब राम राज्य और रावण राज्य थोड़ा सा बहुत एंशियंट हो जाएगा, तो आज की परिभाषा के हिसाब से मैं कहूँ तो स्वर्ग और नर्क, ये बड़ा सिंपल सा टर्मिनोलॉजी है। सो भारतवर्ष के अंदर आप स्वर्ग और नर्क को कैसे डिफाइन करोगे? सो 10th शताब्दी के पहले हमारा जो भारतवर्ष था, यानी पृथ्वीराज चौहान जब नहीं हारा था, तब तक हमारा जो भारतवर्ष था वो स्वर्ग था। भारतवर्ष 1947, लेकिन 15th सेंचुरी के बाद जो हमने बाबर का, मुगल्स का आक्रमण देखा, दैट इज़ ऑल नर्क। भारतवर्ष 1947 के पहले का और इंडिपेंडेंस के बाद यानी 1947 के बाद का, इसको भी हम स्वर्ग और नर्क के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फ्रॉम 1947 टिल 2014, यानी ये कहूँगा कि हम लोग नॉर्मली हमारी सोच ये है कि हमने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, अब गवर्नमेंट के टैक्स के पैसों का क्या होता है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा प्रॉपर्टी कितना है, मेरा बैलेंस कितना है, आई विल लुक इनटू इट। लेकिन इस समय काल में यानी 47 से लेकर 2014 तक पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता था कि इन पैसों से किन लोगों को बेनिफिट दिलाना है, ना कि किसको इसकी ज़रूरत है। लेकिन 2014 के बाद की जो पॉलिसीज़ हैं, यानी हम सब लोगों ने 2004 टू 2014 का भी टाइम देखा है और 2014 से 2024 का भी टाइम देखा है, तो मुझे उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वी नो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ मेकिंग पॉलिसीज़। अगर मैं बात करूं स्वर्ग और नर्क के हिसाब से, तो 2014 के पहले का भारतवर्ष और 2014 के बाद का भारतवर्ष। अगर आज की बात करूं तो बीजेपी रूल्ड स्टेट, जैसे हमारे कुछ साउथ इंडिया के लोगों ने कहा था तमिलनाडु और केरला के बारे में, तो मैं भी एक नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट में हूँ। आप गुजरात वाले सभी लोग स्वर्ग में रहते हो, इसलिए आपको नर्क की कल्पना नहीं है। लेकिन जब कभी आप वहाँ पर आकर रहोगे तो आपको पता चलेगा कि स्वर्ग और नर्क में फ़र्क क्या होता है और कैसे होता है। सो बीजेपी रूल्ड स्टेट एंड बीजेपी नॉन रूल्ड स्टेट विल वेरी क्लियरली डिफाइन। एंड फाइनली हम लोग 2014 के पहले 5th फ्रेजाइल इकोनॉमी में थे और आज हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ये भी एक अपने आप में फ़र्क बताता है। अब हम बात करें कि आज हम जो बात करें, चाहे हम राम राज्य कहें, चाहे हम सोने की चिड़िया कहें या हम विश्व गुरु कहें, तो इस पे पहुंचने के रास्ते क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। सो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अब हमें देश को सेक्युलरिज्म से हम लोगों को हिंदुत्व की तरफ यानी भारतीय की तरफ जाने की ज़रूरत है, यानी तुष्टीकरण की राजनीति से तृप्तिकरण की राजनीति की तरफ जाने का ये समय आ चुका है। सेक्युलरिज्म का मेरा बहुत सिंपल सा परिभाषा है, ये मेरी पर्सनल परिभाषा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है एंटी हिंदू एंड प्रो मुस्लिम इज़ अ सेक्युलरिज्म। मैं उसको बहुत डिफाइन कर सकता हूँ, बट दिस इज़ माई सिंपल डेफिनेशन, जो पिछले 40, 50, 60 सालों से हम लोग इसको
ढोते हुए आ रहे हैं। आई मीन वी हैव एक्सेप्टेड दिस एज अ डेफिनेशन। सॉरी, हाँ। सो अब हम लोगों को करप्शन और फेवरिज्म की तरफ से ऑनेस्टी और ओपन कंपटीशन की तरफ जाना पड़ेगा। हमें एक इंडिविजुअल विश से क्यूमुलेटिव विश की तरफ जाना पड़ेगा। हम लोगों को एक सोसाइटी को वो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो उसकी ज़रूरत है, ना कि वो जो मैं उसे देना चाहता हूँ। सो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा फ़र्क होता है, और मुझे लगता है कि अगर मैं आज, जैसे मैंने कहा कि हम सोसाइटी फैब्रिक को समझें, तो आज की सोसाइटी की फैब्रिक के अंदर क्या क्या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारी सोसाइटी से काम करती है, लाइक लायंस है, रोटरीज हैं, जेसीज हैं, बीएनआई है, आरएसएस भी है, उसकी बहुत सारी विंग्स भी हैं, और बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो लोग काम करते हैं। सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबके अपने अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, और इन सबके अपने पाथवेज या अप्रोच ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ये सभी लोगों को किस तरह से बेनिफिट हो सके, कहीं ना कहीं वो कैसे बेनिफिट दे सके, इसके ऊपर उन लोगों का काम रहता है। नेक्स्ट। सो अब मेरा एक सजेशन है कि अगर हम अगर हम कम्युनिटी की बात करें, जैसे मैंने अभी एनजीओज की बात करें, लेकिन हर कम्युनिटी की बात करें, मारवाड़ी कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी, महाराष्ट्रियन कम्युनिटी, सिंधी कम्युनिटी, हर कम्युनिटी भी अपनी कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए कुछ ना कुछ करता ही है। उनके पास भी अपने अपने रिसोर्सेज होते हैं, और वो भी रिसोर्सेज से अपने लोगों के बेटरमेंट की तरफ काम करते हैं। सो मुझे लगता है कि भारत भारती को अब सीमेंट बनने की ज़रूरत है, भारत भारती को पत्थर बनने की ज़रूरत नहीं। वो तो पत्थर बहुत सारे हैं, मतलब सोसाइटी के अंदर इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने अस्तित्व को लेकर के बैठे हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं जाना चाहता। सो भारत भारती यहाँ पर एक सीमेंट का रोल प्ले कर सकता है। आप कितनी भी ब्रिक्स लगा दो, उससे आप घर नहीं बना सकते हो। अगर घर बनाना है तो आपको बाइंडिंग फैक्टर चाहिए, और भारत भारती वो बाइंडिंग फैक्टर बन सकता है जिसकी वजह से पिछले 70-80 साल या जितने भी समय में जो एनजीओज बने हैं, उन सबको मिला करके एक नए भारत की जो परिकल्पना आने वाले 25 सालों की तरफ जो हम कर रहे हैं, यानी 2047 की अभी जो बात की कि स्वर्णिम ये अमृत काल चल रहा है हमारा, और जब हमारा 100th इंडिपेंडेंस ईयर होगा, यानी तब हम शायद बूढ़े हो चुके होंगे, लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारी जो अमृत पीढ़ी है, उसके लिए हम क्या छोड़ करके जाएंगे, वो करने का समय ये 25 साल का है। नेक्स्ट। भारती को एज ए, मैं मानता हूँ कि जैसे भाभी भाई ने कहा, मैं अग्री करता हूँ कि भारत भारती को ना सिर्फ एक एक्टिविटी ओरिएंटेड बट प्रोजेक्ट ओरिएंटेड काम करना चाहिए, और इस प्रोजेक्ट के लिए भी दे शुड हैव टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। जैसे हमारे पास, मैंने देख रहा हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर्स लोग हैं, हम इतने सारे डॉक्टर हैं कि हम पूरे नेशनल लेवल के लिए हेल्थ बेस्ड कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं जिसके ऊपर हम कुछ काम कर सकते हैं। तो इन जो आदमी का जो फील्ड का रिसोर्स है, मतलब जो फील्ड में उनका 20 साल 30 साल 40 साल का जो अनुभव है, उसे जोड़ करके समाज के बेटरमेंट के लिए क्या करना चाहिए, अगर हम इस तरह से सोचें तो हम कुछ अलग क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें एक, अगर इसके लिए इंस्ट्रूमेंटल बनना है भारत भारती को, तो हमें एक परिवार को फोकस करना पड़ेगा। अब एक परिवार का मतलब मेरी कम्युनिटी से है, मैं एक परिवार मतलब सिर्फ एक फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, एक होल कम्युनिटी इसकी बात कर रहा हूँ। और हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं हैं कि हम हर कम्युनिटी को या हर परिवार तक जा सकें, लेकिन गवर्नमेंट के पास है। तो अगर हम लोग ये करें कि गवर्नमेंट की जितनी जितनी पॉलिसीज़ हैं, जैसे अभी भाई ने कहा कि राशन कार्ड बनाए, वोटर कार्ड बनाए, मैं कहूँगा गवर्नमेंट ने 175 स्कीम्स दी है हर परिवार के बेटरमेंट के लिए। मैं अगर बोलूँ तो 50 स्कीम के नाम तो मैं अभी गिना सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर उसके लिए नहीं आया हूँ। मैं कुछ जो मैं कहना चाहता हूँ, आई विल सजेस्ट राइट नाउ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, हम चाहते हैं कि हम सोसाइटी के लिए ये करना चाहते हैं। क्या हमने ये सोचा, क्या हमने ये स्टडी किया कि गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में हमारे लिए क्या किया है, या पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कहाँ कहाँ कितनी कितनी इम्प्रोवाइज हो चुकी है, क्या हमने उसे स्टडी करने का समय निकाला। नेक्स्ट। नाउ मेरा जो मानना है कि अगर हर परिवार को कनेक्ट करना है, तो नरेंद्र मोदी जी ने 14 सेगमेंट्स बनाए हैं, जो मैंने काफ़ी क्लोजली स्टडी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम को पिछले 10 सालों के अंदर। तो उन्होंने यूथ के लिए काम किया है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए काम किया है, बच्चों के लिए काम किया है। सो आई थिंक अगर हम एजुकेशन, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, बट फ्रॉम दिस ईयर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो चुकी है, जहाँ पर रामायण, महाभारत और गीता जी के भी श्लोक स्कूल में सिखाए जाएंगे।
तो बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता, लेकिन ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा हो चुकी है। लेकिन क्या इसके बारे में हमने जाना या किसी और को एजुकेट किया, ये हमारा दायित्व है। हेल्थ के ऊपर गवर्नमेंट की कम से कम 25 स्कीम है। क्या हमें कुछ पता है? जैसे अभी आयुष्मान भारत योजना की बात हुई, वैसे ही आभा कार्ड की बात है, जिसके बारे में बाद में बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, स्किल डेवलपमेंट, यानी यूथ जो है, आज हमारे पास 65 करोड़ यूथ है पूरे इंडिया के अंदर, और सभी यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अब इतनी हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, सो यू हैव टू क्रिएट एन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट जहां पर उन लोगों को हम यूथ को एक एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। उसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। भारत भारती इन स्कीम्स को लेकर उन लोगों तक जा सकती है। वी हैव लोन्स फॉर द बिजनेस फैमिलीज, हाउस अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। बहुत सारे लोगों को ये पता है प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ गरीबों के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना 7 सेक्टर की है। यानी अगर आपके पास अपना खुद का घर नहीं है तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना में अपना घर बुक करके 18 लाख रुपए से 25 लाख रुपए में अपना खुद का घर बना सकते हो। कितने लोगों को पता है इस बारे में? पता है, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसका तरीका नहीं पता है। उसका तरीका यह है कि आपको 30,000 रुपये गवर्नमेंट के एक पोर्टल के ऊपर जमा करने होते हैं, फिर वहाँ से आपको पूछा जाता है कि आपको कहाँ घर चाहिए, फिर एक प्रोसेस है और उसके बाद आपको घर अलोकेट होता है, और फिर आपको, जैसे हम लोग बिल्डर को एक पेमेंट देते हैं, ठीक वैसे एक पूरी व्यवस्था है। रूरल डेवलपमेंट का अलग प्रोग्राम है, अर्बन डेवलपमेंट का अलग प्रोग्राम है, और बहुत सारी स्कीम्स हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, या तो उनको उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए पढ़ते नहीं है, या अगर ज़रूरत भी है तो पढ़ने लिखने का समय नहीं है, तो पता ही नहीं चलता कि आखिर हमारे लिए स्टोर क्या रखा हुआ है। नेक्स्ट, पेंशन स्कीम्स, यानी हम लोग आज तक सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हीं को पेंशन देते हैं। दुकानदार को, लेबर को पेंशन नहीं मिलता है। पिछले 6 साल से एक गरीब जो एक लेबर है उसके लिए भी पेंशन स्कीम है। क्या हमने इसको सोसाइटी तक लेकर के गए? क्या हमने किसी को बताया कि आपके लिए पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी? और इसी तरह से फार्मर का रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं।